हेलो एवरीवन। पीसीएस और आरए प्रीलिम्स रिवीजन में हमने अभी तक केमिस्ट्री में कोई टॉपिक कवर नहीं किया, ना ही बायोलॉजी में, लेकिन फिजिक्स में हमारा 3 यूनिट कवर हो चुका है। एक मेजरमेंट पहला, और दूसरा मापन और उपकरण यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और स्केल्स, और तीसरा मैकेनिक्स। अब इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं वेव मोशन को, मतलब वेव मोशन को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहली बात, तो वेव तरंगे होती क्या है। ठीक है। वेव मोशन में हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे देखा जाए तो फिर दो तीन तरीके के क्वेश्चन वेव मोशन में पूछे गए हैं। एक तो वेव के टाइप की एग्जांपल दे करके, यानी कि कोई वेव का एग्जांपल दे दिया, जैसे पूछ लिया साउंड वेव किस तरीके का वेव है। ठीक है। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके प्रॉपर्टीज पूछ लिया, जैसे एक्स रेज की प्रॉपर्टी, रेडियो वेव्स का यूज़, या फिर इंफ्रारेड वेव्स का कहाँ यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और एक तीसरी टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। वेव से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं, जैसे उसकी आवृत्ति होती है जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्ध्य। इसी तरीके से उसकी स्पीड होती है, एनर्जी होती है, और उसका एक एम्पलीट्यूड होता है, आयाम जिसको बोलते हैं। तो उन पर उनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली जो हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है वो वेव के टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं वेव होता क्या है। वेव बेसिकली क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एनर्जी ट्रांसफर कैसे, किसी मीडियम से हो सकता है। और मीडियम कैसा हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस, यानी कि ठोस द्रव और गैस। या फिर बिना मीडियम के हो सकता है, बिना मीडियम के मतलब वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में। ठीक है। और इन दोनों के बेसिस पे वेव को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। वेव एक एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, एक प्लेस वन से लेकर के प्लेस टू के बीच। ठीक है। या किसी मीडियम से होगा तो उसको क्या बोलेंगे, और मीडियम नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे। इसके बेसिस पे वेव को दो दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो पहला जो कैटेगरी हो गया वेव का, वो हो गया मैकेनिकल वेव। ठीक है। मैकेनिकल वेव। और दूसरा जो कैटेगरी हो गया जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि निर्वात में ट्रेवल करता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये हो गया वेव का बेसिक डिवीजन। अब मैकेनिकल वेव को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला और दूसरा। पहला जो होता है एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक दूसरा होता है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल को बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, और ट्रांसवर्स वाले को अनुप्रस्थ तरंगे। तो ये कैसे होते हैं अभी हम आगे देखेंगे। तो इसमें हमने वेव की बेसिक डेफिनेशन और वेव किस बेसिस पे उसको डिवाइड किया, मतलब उसका जो डिवीजन किया गया टाइप्स का, वो उसका बेसिस को देख लिया। तो इसमें क्या कवर हो गया, वेव इन्वॉल्व्स एनर्जी का ट्रांसफर विदाउट द ट्रांसफर ऑफ द मैटर। मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, यानी कि आ, जो मीडियम होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसी को तो मैटर बोलते हैं। यानी कि मैटर अपनी जगह पे होता है, बाकी एनर्जी जो होती है एक मैटर के पार्टिकल से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर होती रहती है। तो वही हो गया वेव। तो वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्टर्बेंस एंड दैट्स ट्रेवल थ्रू टाइम एंड ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर। ये हमने देख लिया, एक लोकेशन से लेकर के दूसरे लोकेशन तक। ठीक है। वेव ऑफ टू टाइप, ये भी हमने देख लिया। इसके बेसिस पे एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दो तरीके से इसका डिवीजन किया गया है, मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये भी हमने देख लिया। अब मैकेनिकल वेव क्या होती है उसको हमें देखना है। तो मैकेनिकल वेव इज अ वेव दैट इज ऑक्सीलेशन ऑफ द मैटर एंड देयरफॉर ट्रांसफर एनर्जी थ्रू द मीडियम। ये भी हमने अभी देखा ना, मैकेनिकल वेव जिसमें मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम कैसा हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई भी हो सकता है। तो उसको मैकेनिकल वेव यानी कि यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। और जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं होगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अभी हम आगे देखेंगे। तो व्हाइल अ वेव कैन मूव ओवर लॉन्गर डिस्टेंस द मोमेंट ऑफ द मीडियम ऑफ द ट्रांसमिशन द मटेरियल इज लिमिटेड। हालांकि तरंगे लंबी दूरी तक जा सकती है संचरण के माध्यम से सामग्री की गति सीमित। मतलब इसका कहने का बेसिक सा मतलब है, तरंगों को मतलब काफ़ी डिस्टेंस तक ट्रेवल तो कर सकती हैं, लेकिन जो कि मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए थोड़ी सी उनकी जो मूवमेंट होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड इसलिए होती है क्योंकि मीडियम अपने आप में एक सीमित चीज़ है। ठीक है। जैसे अगर मान लो एक एयर में भी ट्रांसफर हो रहा है तो उसकी भी तो एक लिमिटेशंस होगी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी लिमिटेशन से बंधी नहीं होती हैं, क्योंकि वो निर्वात में जाती है और निर्वात का कोई लिमिट नहीं है। इसी तरीके से मैकेनिकल वेव कैन बी प्रोड्यूस ओनली इन द मीडिया व्हिच प्रोसेस इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। इसका क्या मतलब है, इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया यानी कि प्रत्यास्थता और जड़त्व। जैसे कि एक मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, ये एक तरीके का कोई मान लेते हैं एक रॉड है आयरन की। तो इसके कई सारे ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होंगे, डिफरेंट 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 इस तरीके से।
तो एक पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस होगा, अगर स्पेस नहीं होगा तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को आगे की तरफ पुश नहीं कर पाएगा, जो पुश नहीं कर पाएगा तो वेव का ट्रांसफर कैसे करेगा। ठीक है, तो यानी कि पुश करने के लिए थोड़ी सी बीच मतलब इलास्टिसिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होना चाहिए, यही कहने का मतलब है। अब देखते हैं मैकेनिकल वेव के टाइप्स में। तो मैकेनिकल वेव दो टाइप्स की होती है, एक तो ट्रांसवर्स होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल। मतलब ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ और लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे, अब इन दोनों का बेसिस का और जो डिवीजन का बेसिस क्या है। तो ट्रांसवर्स तरंगे जो होती है, देखो वेव जब ट्रेवल करता है ना, एक तो एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, जैसे हमने वेव की डेफिनेशन में ही देख लिया। और एक पार्टिकल का भी तो मूवमेंट होता है, जो मीडियम होता है उसके पार्टिकल का मूवमेंट, क्योंकि ये दोनों मैकेनिकल है तो मीडियम की जरूरत तो होगी ही ना। तो पार्टिकल के मूवमेंट ऑफ एनर्जी के ट्रांसफर की दिशा के बेसिस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर पार्टिकल का मूवमेंट और एनर्जी का ट्रांसफर सेम डायरेक्शन में, जैसे मतलब जैसे पार्टिकल अगर ऐसे जा रही है और एनर्जी भी ऐसे जा रही है, मतलब पार्टिकल का मूवमेंट, पार्टिकल मूव नहीं करती अपनी जगह से, बस उसमें इलास्टिसिटी की वजह से थोड़ा सा मूवमेंट होता है और इस तरीके से एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे मूव किया और ये भी ऐसे मूव किया, तो इसको बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ये होता है लॉन्गिट्यूडनल, ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो होती है ना मेन जो इसका मैकेनिक्स होता है वो होता है कॉम्प्रेशनल नेचर का, यानी कि वेव जो होती है कॉम्प्रेस होती है। ठीक है, और ये अगर पार्टिकल और एनर्जी एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि अगर एनर्जी ऐसे जा रही है और पार्टिकल ऐसे जा रहा है, एनर्जी और पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, एनर्जी का डायरेक्शन ऐसे है तो पार्टिकल का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये होता है ट्रांसवर्स। जैसे किसी स्ट्रिंग में वेव ट्रांस मतलब जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग बांधा हुआ है। ठीक है, अगर इसमें वेव ऐसे मोशन होता है ना, तो वेव तो ऐसे चली गई, लेकिन पार्टिकल देखो ऐसे मूव किया ना, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ये हो गया ट्रांसवर्स नेचर का। तो ये डिफरेंस। अब इसके जो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या है, जैसे वाइब्रेशन इन द रोप या वेव प्रोड्यूस इन द वाटर के सरफेस। जैसे कोई एक पॉन्ड है, इसमें वाटर है, अगर इसमें एक कोई पत्थर फेंका गया, तो जो वेव बनती है ना वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, यही कहने का मतलब है। अब इसका एग्जांपल देख लिया हमने। अब इसका एग्जांपल लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जांपल, तो साउंड वेव। अब जैसे साउंड वेव ऐसे होता है ना, एक साउंड वेव ऐसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये अपने एयर पे क्या करता है, पुश करता है, और अगला ये वाला एयर अगले वाले एयर के पार्टिकल्स पे पुश, ये वाला अगले वाले एयर के पार्टिकल पे पुश, यानी कि मूवमेंट क्या हो गया पार्टिकल का इस साइड में, और एनर्जी भी तो ऐसे ऐसे ट्रांसफर होती जा रही है, यानी कि दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल बन गया साउंड वेव। ठीक है, और बाकी जो ये बात लिखी हुई है वही बातें जो मैंने अभी समझा दी, या तो ऐसे होगा मूवमेंट या तो ऐसे होगा, लेकिन कुल मिला करके डायरेक्शन या तो सेम हो सकता है या तो अपोजिट हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो हमने देख लिया। अब वेव में और कुछ टर्म्स होते हैं जो जैसे कि मैंने बताया अभी। एक होता है टाइम पीरियड। किसी वेव का टाइम पीरियड क्या होता है, पहले तो इसको टी से डिनोट करते हैं। अब किसी भी वेव का टाइम पीरियड होता है वेव इन मीडियम टाइम बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। इसका क्या मतलब है, जैसे कि ये वेव ट्रेवल कर रही है तो यहाँ गई, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आ गई, तो ये एक तरीके से एक वाइब्रेशन कंप्लीट की, यानी कि जहाँ से चली थी एक ही उसी पोजीशन पे आ गई जीरो पे। तो इस तरीके से इसका जो हो गया एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ, और इसी को इसका बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, इसी वेव ने ऐसे कवरेज किया, तो ये इसका एक टाइम पीरियड होगा, इसके जितना टाइम लगा उसी को बोलेंगे एक टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी वेव पास किया। ठीक है, अब मान लेते हैं टी टाइम में कितनी वेव्स पास किया, वही इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी की क्या फार्मूला हो जाएगा, एन अपान टी हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी एक ड्यूरेशन में या टाइम में वेव्स के कितने नंबर ऑफ द वेव्स पासेस इन अ पर्टिकुलर टाइम, या नंबर ऑफ द वेव्स पासेस इन द टाइम पीरियड, या मतलब इन टी टाइम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन। ठीक है, ये हो गया और फ्रीक्वेंसी हो गया। अब दूसरा हमको वेवलेंथ देखना है। वेवलेंथ क्या होता है, जैसे ये वेव है ट्रेवल कर रही है, तो वेवलेंथ क्या होगा ना, ये टॉप की पोजीशन होती है और ये नीचे की पोजीशन होती है, और फिर ऐसे वेव ऐसे जाएगी। तो ये जो आइडेंटिकल पॉइंट्स होते हैं ना, एक बार जो पीक पे गई फिर एक बार लिस्ट पे गई, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होता है वेवलेंथ। ठीक है, जो पीक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा का साइन है। और फ्रीक्वेंसी हमने देख लिया। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो वेव किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना डिस्टेंस को कवर कर रही है, ये उसका एम्पलीट्यूड होता है। डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द क्रेस्ट, पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम कवर किया अपने ओरिजिन से, वह इसका एम्पलीट्यूड होता है। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल ए से।
ये हमने देख लिया। अब वेव की स्पीड पता ही है, वेव ऐसे मूव कर रही थी, वेव किसी पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रही होगी, तो इसके बीच रिलेशंस क्या होते हैं? ये होता है v इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पे एन उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई, लैम्डा उसका वेवलेंथ हो गया, अभी उसकी स्पीड हो गई। अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। जैसे मैकेनिकल वेव हमने देख लिया, उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें बेसिकली जो वेव ट्रेवल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ट्रेवल होता है, जैसे इस फिगर में दिख रहा है। और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, जैसे इस फिगर में दिख रहा है। इसका एग्जांपल्स क्या है? जैसे एक्सरे है, लाइट वेव है, रेडियो वेव्स है, ठीक है। और इसकी स्पीड जो होती है ना, लाइट की स्पीड की इक्विवेलेंट होती है। मैकेनिकल वेव, इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सेम एंड ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ द लाइट। सबकी सेम होती है, क्यों? क्योंकि सब एक ही स्पीड से ट्रेवल करते हैं। कौन सी स्पीड? लाइट की स्पीड से। वो क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कुछ मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि इनका जो यूज़ होता है मैकेनिकल वेव का, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है उन पर क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे गामा रेज हो गया। गामा रेज का कहाँ पे यूज़ होता है? पहले इसके जो खोजकर्ता थे कौन थे? हेनरी बेक्वेरेल, ठीक है। और इसका यूज़ होता है रेडियोथेरेपी में और न्यूक्लियर रिएक्शंस में। क्यों? क्योंकि गामा रेज एक तरीके का रेडियो नेचर शो करता है। एक्सरे का यूज़ कहाँ होता है? ये भी मेडिकल फील्ड में होता है। कहाँ पे? एक्सरे निकालने वाली मशीन में, आप जानते ही होंगे। उसके बाद इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसको खोज करता कौन थे? रॉन्जन नाम के साइंटिस्ट। इसी तरीके से अल्ट्रावायलेट रेज को किसने? रिचटर ने खोज किया था। इसका इस्तेमाल विटामिन डी के प्रोडक्शन में किया जाता है, स्टेरिलाइजेशन में किया जाता है, ठीक है। और विजिबल लाइट पता ही है सबको, जो साइटनेस के लिए विजिबल लाइट का यूज़ होता है सब। इंफ्रारेड का इस्तेमाल ये रिमोट्स में होता है, रिमोट कंट्रोल में और हीटिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हमारा जो है शॉर्ट रेडियो वेव्स, एक तो रेडियो वेव दो तरीके का होता है, एक तो शॉर्ट रेडियो वेव, एक तो लॉन्ग रेडियो वेव। शॉर्ट रेडियो वेव का इस्तेमाल मतलब इसकी खोजकर्ता कौन थे? हॉल्स थे। कम्युनिकेशन में किया जाता है, कम्युनिकेशन यानी कि दूरसंचार में, ठीक है। और लॉन्ग रेडियो वेव्स का ब्रॉडकास्टिंग में, इसकी खोजकर्ता कौन थे? मार्कोनी थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेव्स। यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ जो हमारा बच रहा है वो है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन वेव्स की। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये जो गामा रेज है इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है और फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है। इसलिए इनकी पेनेट्रेटिंग पावर, किसी भी चीज़ को भेजने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी तरीके से इसके बाद एक्सरे की, इसी तरीके से फिर इस तरीके से, मतलब अगर इस रीजन में जाया जाए, ये जो सीक्वेंस है, अगर ऐसे मूवमेंट करेंगे तो हमारा जो वेवलेंथ है ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी। और अगर ऐसे मूवमेंट करेंगे, मतलब वेव का जो ये दिया हुआ है, तो हमारा वेवलेंथ घटता जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आमतौर पर पूछा जा सकता है। तो अभी हमने फिजिक्स का वेव मोशन कंप्लीट कर लिया। तो हमारा वेव मोशन के साथ साथ अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है कंप्लीट करने के लिए वो है साउंड को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद ग्रेविटेशन, उसके बाद कंडक्टिविटी, इस तरीके से। इसके साथ हमारा केमिस्ट्री बचा हुआ है और रिवाइज करने के लिए बायोलॉजी बचा हुआ है पूरा का पूरा। तो इन दोनों को भी साथ में करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स के बाद बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, साथ में ही कवर करेंगे।